नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका टू स्टेट्स के इस तीसरे एपिसोड में। टू स्टेट्स एक ऐसा कार्यक्रम जहां हम हफ्ते भर में एक बार मिलते हैं और बिहार झारखंड की खबरों पर बात करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की झारखंड की खबरों के साथ। झारखंड सरकार ने इस हफ्ते अनलॉक 4.0 की घोषणा की है। इस घोषणा के अंतर्गत बसों का संचालन और होटल, लॉज और रेस्टोरेंट जैसी चीजें खोलने की छूट दी गई है। इस छूट का सबसे ज्यादा फायदा उन छात्रों को होगा जो मेडिकल और इंजीनियरिंग की परीक्षा में बैठने वाले हैं। नई गाइडलाइन में जो मुख्य छूट दी गई है उनमें राज्य के अंदर शर्तों के साथ बस संचालन की अनुमति, शॉपिंग मॉल, होटल, धर्मशाला, गेस्ट हाउस, लॉज खोलने की अनुमति और तमाम सावधानियों के साथ सैलून, ब्यूटी पार्लर, रेस्टोरेंट चलाने की इजाजत दी गई है। कंटेनमेंट जोन के बाहर लगभग सारी आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति सरकार ने दे दी है, लेकिन कंटेनमेंट जोन के अंदर 30 सितंबर तक लॉकडाउन लागू रहेगा। लॉकडाउन के ये नियम केवल नीट जेईई की परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों पर लागू नहीं होगी, वो बिना किसी रुकावट परीक्षा दे सकेंगे। इन दिशा निर्देशों के अलावा सरकार ने इस बात पर भी जोर दिया है कि कोरोना के मामले घटने की बजाय अगर बढ़ने लगे तो सरकार दोबारा लॉकडाउन लगा सकती है। दूसरी खबर तेज प्रताप यादव और साक्षी महाराज से जुड़ी हुई है। जहां एक तरफ तेज प्रताप यादव पर रांची में मामला दर्ज हुआ, वहीं बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज को 15 दिनों के लिए क्वारंटीन कर दिया गया। शनिवार को चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव से मिलने उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव रांची पहुंचे थे। तेज प्रताप ने बिहार से झारखंड आने और जाने की अनुमति प्रशासन से नहीं ली थी, जिसके कारण तेज प्रताप पर लॉकडाउन उल्लंघन का मामला रांची के चुटिया थाना में दर्ज किया गया। वहीं तेज प्रताप इस दौरान जिस होटल में ठहरे थे उस होटल के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि राज्य में कोरोना की वजह से सभी होटल बंद हैं। खास तौर पर तेज प्रताप यादव के लिए यह होटल खोले गए थे। वहीं एक धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने यूपी से गिरिडीह पहुंचे साक्षी महाराज को प्रशासन ने 14 दिनों के लिए क्वारंटीन कर दिया है। साक्षी महाराज शुक्रवार को यूपी से गिरिडीह पहुंचे थे। उनके आने की सूचना प्रशासन को नहीं थी, लेकिन शनिवार को जैसे ही वह गिरिडीह से धनबाद के लिए निकले, प्रशासन की गाड़ी ने उन्हें रोक लिया। एसडीएम प्रेरणा दीक्षित के निर्देश पर साक्षी महाराज को 14 दिनों के लिए क्वारंटीन कर दिया गया है। अब बात निजी लैबों में टेस्टिंग के नाम पर लूट की। पिछले हफ्ते आपको याद होगा कि हमने प्राइवेट अस्पतालों में चल रहे लूट के मामले पर बात की थी, लेकिन इस बार हम निजी लैबों के बारे में बात करेंगे। कोरोना के नाम पर सिर्फ अस्पताल नहीं लूट रहे हैं, बल्कि कोरोना टेस्टिंग के नाम पर निजी लैब भी लूट रहे हैं। आरटीसीपीआर जांच में इस्तेमाल किए जाने वाले किट की दर पूरे देश में आधी हो गई है। जो किट पूर्व में 1200-1300 रुपए में मिल रही थी, उसकी कीमत घटकर अधिकतम 800 रुपए हो गई है। लेकिन अब भी कोरोना की टेस्टिंग के लिए लैब पुरानी दर पर ही यानी 2400 रुपए फीस चार्ज कर रहे हैं। कोरोना जांच के नाम पर झारखंड वासियों ने निजी लैबों पर अब तक लगभग 7 करोड़ 28 लाख रुपए खर्च कर दिया है। 27 अगस्त तक झारखंड के निजी लैबों द्वारा 30,354 सैंपलों की जांच की जा चुकी है। इन आंकड़ों से समझा जा सकता है कि निजी लैबों ने टेस्टिंग के नाम पर कितना मुनाफा कमाया है। झारखंड में जहां आरटीपीसीआर से कोरोना की जांच का दर 2400 है, वहीं ओडिशा और हरियाणा जैसे राज्यों में 1200 से 1600 रुपए। वहां की सरकार ने निजी लैब में टेस्टिंग की दर को निर्धारित कर दिया है, जबकि झारखंड सरकार ने अब तक टेस्टिंग की दर निर्धारित ही नहीं की है। चौथी और आखिरी खबर झारखंड में क्वारंटीन सेंटर की बदहाली से जुड़ी है। आपको याद होगा कि बीते हफ्ते रांची के खेलगांव स्थित क्वारंटीन सेंटर से एक वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में महिला माइक पर यह बोलती नजर आ रही है कि वह अब कोरोना से ठीक हो चुकी है और क्वारंटीन सेंटर में जो व्यवस्था मौजूद थी उससे वह काफी संतुष्ट है। इस वीडियो को रांची के जिलाधिकारी ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया था। लेकिन अब सवाल उठता है कि जो स्थिति जमशेदपुर में दिखाई दी, उसकी असलियत क्या है? रांची जिलाधिकारी ने जो वीडियो शेयर किया है उससे यह समझ आता है कि राज्य में क्वारंटीन सेंटर्स की स्थिति काफी अच्छी है। प्रशासन क्वारंटीन सेंटर में खाने पीने से लेकर साफ सफाई और सुरक्षा की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित कर रही है। लेकिन क्वारंटीन सेंटर में बेहतर व्यवस्था के ये दावे राजधानी से बाहर निकलते ही फेल नजर आते हैं। दरअसल झारखंड की स्टील सिटी जमशेदपुर के एक क्वारंटीन सेंटर में महिला सिपाही के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया।
चौंकाने वाली बात यह है कि रेप का यह आरोप एक पुलिस वाले पर ही लगा है। महिला सिपाही एक महिला कैदी जिसे सरायकेला से क्वारंटीन सेंटर जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा भेजा गया था, उसकी देखरेख में थी। वहीं आरोपी सिपाही अनिल कुमार भी उसी क्वारंटीन सेंटर में तैनात था। महिला के मुताबिक आरोपी सिपाही ने उसे क्वारंटीन सेंटर के दूसरे तल्ले पर ले जाकर उसके साथ रेप किया। रेप की वारदात के बाद महिला ने उसकी शिकायत सिद्धगोड़ा थाने में की। तब जाकर पुलिस हरकत में आई और सिपाही अनिल कुमार को हिरासत में लिया गया। अब बिहार की खबरों की तरफ बढ़ने से पूर्व एक और खबर बता दूं। यह खबर न केवल जमशेदपुर बल्कि पूरे राज्य के लिए गौरवान्वित करने वाली है। टाटा आर्चरी अकादमी के कोच और तीरंदाज धर्मेंद्र तिवारी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया है। तो झारखंड की खबर के बाद अब बात करते हैं बिहार की। बिहार से जुड़े इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर की शुरुआत हम महागठबंधन के स्वरूप से करेंगे। इस हफ्ते महागठबंधन में 2 दल शामिल हो गए हैं। इनमें वाम दल और कांग्रेस शामिल है। अटकलें तो यह भी लगाई जा रही हैं कि सीपीआई लीडर कन्हैया कुमार भी महागठबंधन का प्रचार करते दिखाई दे सकते हैं। प्रदेश में वाम दल भी महागठबंधन का हिस्सा हो गए हैं। इनमें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआई और सीपीआईएम शामिल हैं। जीतन राम मांझी और उनकी पार्टी हम के महागठबंधन से अलग होने के फैसले के बाद घटक दल यह चाह रहे थे कि महागठबंधन में वाम दलों को शामिल किया जाए। वहीं अब वाम दलों के शामिल होने के बाद यह भी कहा जा रहा है कि युवा नेता कन्हैया कुमार तेजस्वी यादव के लिए प्रचार करते नजर आ सकते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। इस शनिवार आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव से मिलने उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव रांची पहुंचे थे। बताया जा रहा था कि लालू प्रसाद यादव तेज प्रताप यादव से नाराज थे क्योंकि उन्होंने रघुवंश प्रसाद पर एक टिप्पणी की थी। अब जब तेज प्रताप यादव रांची पहुंचे तो लालू प्रसाद यादव ने कथित तौर पर रघुवंश प्रसाद के नाम एक कथित सीक्रेट मैसेज भेजा है। इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के अनुसार शनिवार को जब लालू प्रसाद यादव और तेज प्रताप यादव के बीच मुलाकात हुई तो लालू यादव ने रघुवंश के नाम एक सीक्रेट मैसेज भेजा। इस सीक्रेट मैसेज में क्या था क्या नहीं इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इतना साफ है कि इस मैसेज के मिलने के बाद रघुवंश प्रसाद के तेवर बदले नजर आ रहे हैं। ऐसी संभावना है कि रघुवंश प्रसाद आरजेडी में बने रहेंगे। लालू प्रसाद यादव की तरफ से मिले मैसेज से रघुवंश प्रसाद संतुष्ट नजर आ रहे हैं। पार्टी के उपाध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे चुके रघुवंश प्रसाद रामा सिंह के पार्टी में शामिल होने से नाराज बताए जा रहे थे। नाराजगी की वजह से उनके जेडीयू में शामिल होने की खबर भी जोर पकड़ रही थी। वहीं रामा सिंह के आरजेडी में शामिल होने की खबरें भी आने लगी थीं। लेकिन लालू यादव से मिले मैसेज के बाद लगता है कि आरजेडी में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो अब इस बुलेटिन की आखिरी खबर पप्पू यादव से जुड़ी है। पप्पू यादव की पार्टी जन अधिकार ने 150 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। पप्पू यादव ने कहा है कि वो पटना की सभी विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। आरजेडी की तरफ से 160 सीटों पर उम्मीदवार उतारने के दावे के बाद पूर्व सांसद पप्पू यादव ने 150 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर दी है। पप्पू यादव की पार्टी के बारे में कहा जा रहा था कि वह तीसरा मोर्चा बनाने की अगुवाई करेंगे, लेकिन जीतन राम मांझी के एनडीए में जाने की खबरों के बीच अब जन अधिकार पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि वह 150 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि उन्होंने बाकी सीटों को फिलहाल खाली छोड़कर तीसरा मोर्चा बनाने की संभावना को बरकरार रखा है। तो 2 स्टेट्स के इस एपिसोड में आज इतना ही। हमने कोशिश की है कि खबरों को थोड़ा क्रिस्प रखें ताकि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा खबरों से अवगत करा सकें। तो ये सेगमेंट आपको कैसा लगता है हमें ज़रूर बताएं। अगर कुछ बदलाव चाहते हैं तो उसके बारे में बताएं, कमेंट करके सजेशन दें और अपने दोस्तों के बीच साझा करें अगर यह वीडियो आपको पसंद आया। शुक्रिया।